प्यारे बच्चों, मैं रुचिका सैनी आपका स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट क्लासेस में। और आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 परिचय, इसके क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? तो बच्चों यहाँ पे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर को देखेंगे। तो हम देखते हैं कि एक है व्यष्टि और दूसरा है समष्टि। तो इसके अंतर आपके एग्जाम में पहले आता था, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपका मुश्किल से 20 to 30% रिपीट होता है। तो आइए यहाँ पे बात करें व्यष्टि और समष्टि की। तो देखो, सबसे पहला अंतर है कि अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। तो ये क्या करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र? सिर्फ व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। वैसे व्यष्टि, वैसे व्यक्तिगत। जैसे एक फर्म का अध्ययन कर लिया, ठीक है, या फिर एक उपभोक्ता का अध्ययन कर लिया, या एक उत्पादक का अध्ययन कर लिया। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। देखिए, स से समष्टि, स से संपूर्ण, या फिर स से समग्र। इसके अंदर बहुत सारे उद्योगों का अध्ययन कर लिया, या फिर हमने अर्थव्यवस्था की कीमत स्तर का अध्ययन कर लिया। इस तरीके से बहुत जो सभी तत्व हैं जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। आइए बात करें दूसरे अंतर की। अब उदाहरण की बात करें, जैसे किसी वस्तु की कीमत हो गई, किसी एक वस्तु की कीमत हो गई, या किसी फर्म का उत्पादन हो गया, या किसी एक ही फर्म का उत्पादन हो गया। अगर इनका अध्ययन करना होता है तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। वहीं अगर हमें राष्ट्रीय आय का, जो कि पूरे देश के लोगों की आय है, और बेरोजगारी का, जो कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी बेरोजगारी उन सभी का अध्ययन, मुद्रास्फीति यानी कि सभी वस्तुओं सेवाओं की जो कीमतों में वृद्धि हुई है, महंगाई हुई है, यानी मुद्रास्फीति का अध्ययन करते हैं, वो हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। वहीं तीसरा अंतर है, इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसे हम सूक्ष्म यानी कि छोटा अर्थशास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि छोटे स्तर पर हम अध्ययन करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और वहीं इसे व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यापक यानी बड़े स्तर पर हम अध्ययन करते हैं, जहाँ पे उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो पहला, उत्पादन के जो साधन रहते हैं, जैसे उत्पादन के साधन में आपका भूमि आ गया, पूंजी आ गया, श्रम आ गया, साहस आ गया। इस प्रकार के जो आपके उत्पादन के साधन हैं, जिन्हें उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है, उन पर निजी स्वामित्व होता है, यानी निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। वहीं बात करें दूसरी विशेषता की, तो लाभ कमाना ही इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कल्याण का या कल्याण के उद्देश्य से कोई कार्य नहीं किया जाता। कल्याण के उद्देश्य से कार्य समाजवादी अर्थव्यवस्था में किया जाता है। वहीं सिर्फ और सिर्फ लाभ के उद्देश्य से इसमें कार्य किया जाता है। व्यक्ति का जो उत्पादक है या विक्रेता है, उसका उद्देश्य सिर्फ अधिक लाभ कमाना होता है, तो वो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। तीसरी विशेषता है कि उपभोक्ता को वस्तुओं के चयन की स्वतंत्रता होती है, यानी इसके अंदर जो उपभोक्ता अपने पैसे खर्च कर रहा है, अपने पैसों से, अपनी आय से वो जो चीज़ों को खरीद रहा है, तो उन चीज़ों के लिए उसको विकल्प दिए जाते हैं, ताकि वो अच्छी चीज़ का और अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने बजट अनुसार वस्तुओं का चयन कर सकता है। और उत्पादक को व्यवसाय चुनने की भी स्वतंत्रता होती है। और इतना ही नहीं, जो उत्पादक होते हैं उन्हें भी व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता होती है। वो किसी भी प्रकार का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। अगली विशेषता है, बाजार में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं कोई भी कार्य करने के लिए, सभी उपभोक्ता स्वतंत्र है किसी भी वस्तुओं को लेने के लिए, और यहाँ पे हर प्रकार के निर्णय व्यक्ति के द्वारा लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन होगा, वो भी कैसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। वहीं अंतिम विशेषता है, कीमतों का निर्धारण जो किया जाता है, वो मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरह सरकार कीमत का निर्धारण नहीं करती है, बल्कि कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे अगर किसी वस्तु की मांग अधिक है, अगर किसी वस्तु की मांग अधिक है, तो स्वाभाविक है कि उसकी कीमत भी कैसी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। वहीं अगर किसी वस्तु की मांग कम है, तो कीमत भी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करना है। तो हम 4 प्रमुख क्षेत्रों में सबसे पहला क्षेत्र लेते हैं पारिवारिक क्षेत्र, यानी कि परिवार क्षेत्र। इसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं वो उपलब्ध कराते हैं, यानी जो पारिवारिक क्षेत्र है, यही सारे उत्पादन के साधनों को, चाहे
उत्पादन श्रमिक के द्वारा हो तो श्रम भी कहाँ से आ रहा है, परिवार से आ रहा है। पूंजी, तो पूंजी भी कहाँ से आ रही है, परिवार से आ रही है। उद्यमी, उद्यमी भी कहाँ से आ रहा है, परिवार से आ रहा है। और अगर हम बात करें भूमि की, तो भूमि भी कहाँ से आ रही है, परिवार से आ रही है। तो उत्पादन का कोई सा भी साधन हो वो कौन उपलब्ध करा रहा है, पारिवारिक क्षेत्र उपलब्ध करा रहा है तथा आय प्राप्त करता है। और इन सब से के उत्पादन से इन सभी को क्या प्राप्त हो रही है, आय प्राप्त हो रही है। वहीं दूसरे क्षेत्र की बात करें तो वो आ जाता है फर्म का क्षेत्र। इसमें वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। इसमें वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है तथा परिवारों को क्या मिलता है, मजदूरी, यानी कि श्रम जो आ रहा है पारिवारिक क्षेत्र से उसे क्या मिल रही है, मजदूरी मिल रही है। और पूंजी जो पारिवारिक क्षेत्र से लगाई जा रही है उसे क्या दिया जा रहा है, ब्याज दिया जा रहा है। वहीं जो भूमि होती है उस भूमि को अगर पारिवारिक क्षेत्र से लिया जा रहा है तो उसके बदले क्या दिया जाता है, किराया, या फिर इसे हम लगान भी कह देते हैं। और अगर कोई उद्यमी पारिवारिक क्षेत्र से आ रहा है तो उसे अपने काम के बदले क्या दिया जाता है, लाभ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्षेत्र में, जिसमें आता है सरकारी क्षेत्र। इसके अंदर सरकारी क्षेत्र में कर वसूलता है, यानी कि कर वसूले जाते हैं, टैक्स वसूले जाते हैं, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करता है। अब सरकार क्या करती है, सार्वजनिक सेवाएं। इसके अंदर जैसे आपका सार्वजनिक सेवा में जो सभी के द्वारा प्रयोग ली जाती है, जैसे सड़क आ गया, आपका बांध आ गया, आपके पार्क आ गया, ये सारी जो सुविधाएं होती है सरकार के द्वारा दी जाती है और इन सभी का सभी व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी सुविधाओं को हम सार्वजनिक सेवाएं कहते हैं, जो कि सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र में दी जाती है तथा आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और ये सरकारी क्षेत्र क्या करता है, आर्थिक गतिविधियां जैसे कि क्रय हो गया, विक्रय हो गया, या फिर कीमत हो गया, या हमारी मांग हो गई, या किसी वस्तु के लिए पूर्ति हो गई, इस तरीके की सभी प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां होती है उन्हें नियंत्रित करने का कार्य भी सरकार का होता है। आइए बात करें चौथे क्षेत्र की। इसमें आता है विदेशी क्षेत्र। इसमें आयात एवं निर्यात से संबंधित होता है और अन्य देशों के साथ व्यापार करता है। अब देखो, विदेशी क्षेत्र है यानी कि बाहर का क्षेत्र है, तो यहाँ पे कोई भी देश है, मान के चलो ए, अगर ये किसी अन्य देश से व्यापार करता है तो ये हमारा हो जाता है विदेशी या फिर बाह्य व्यापार हो जाता है, बाह्य क्षेत्र हो जाता है। अब हम बात करें आयात की, तो आयात का मतलब होता है जब भी, जैसे मान के चलो दो देश हैं ए और बी, तो अगर ए देश बी देश से कोई वस्तु को मंगवाता है तो इसे हम आयात कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि ए देश बी देश को कोई वस्तु दे रहा है तो इसे हम निर्यात कह देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अंतिम प्रश्न की, जो है 1929 की महामंदी का वर्णन करना है। तो 1929 की महामंदी है जो कि विश्व इतिहास की सबसे बड़ा आर्थिक संकट था और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसमें क्या हुआ था, इसके जो संयुक्त राज्य अमेरिका के शेयर बाजार हैं वो गिरने लगे थे, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में भारी गिरावट आई थी, यानी उत्पादन नहीं हो रहे थे, लगभग सभी उद्योग बंद हो गए थे। और उत्पादन में गिरावट से सभी उद्योग बंद हो गए और सभी उद्योगों के बंद होने से जो रोजगार था वो लोगों से छिन गया और लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई तथा विश्व व्यापार में भी कमी आ गई। इस संकट ने पूरी विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया और इसी के अध्ययन से जॉन मैनार्ड किन्स, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस जॉन मैनार्ड किन्स ने समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये आपको लिखना है 1929 की महामंदी के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको ये कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगली क्लास के लिए हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।